तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज़रीना वहाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको ऐसे कलाकार से मिलवाती हूं जिसे देखकर आप समझ जाते हैं, अगर इंसान कोशिश करे तो कामयाबी उनके कदम चूमती है, चाहे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आज संगीत के उस कलाकार से मैं आपको मिलवाने वाली हूं जिनकी मखमली आवाज़ ने करोड़ों का दिल जीत लिया है। उनका हर गाना एक कोहिनूर है और हर गाना एक नगीना है। तो चलिए डालते हैं उनके सुरीली सफर पर एक नजर। दिल्ली में जन्मे हमारे आज के मेहमान एक गायक हैं जिनका संगीत से रिश्ता इनके बचपन से ही था। इनके पिता उस्ताद हामिद हुसैन एक जाने माने कव्वाल थे, इसलिए संगीत की शुरुआती तालीम इन्हें उन्हीं से मिली। एक शो में इस गायक को सुन गजल मास्ट्रो गुलाम अली साहब ने कहा कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। उन्होंने इस लड़के को अपनी शागिर्दगी में ले लिया। 18 साल की उम्र में इस गायक ने मुंबई में अपनी किस्मत को आजमाया। काम तो मिला पर सफलता नहीं। पर सफलता इस बेहतरीन कलाकार से कैसे दूर रहती। आखिर 2007 में गाए एक दिन तेरा हो जाऊंगा गीत ने इस सिंगर को लाइमलाइट में ला खड़ा किया। और कुछ समय बाद आए नगाड़ा नगाड़ा और कहने को जश्न बहारा जैसे गीतों ने साबित कर दिया कि बहुत सालों बाद संगीत की दुनिया में आफताब रोशन हुआ जिसकी चमक कभी कम होने वाली नहीं है। तो आइए मिलते हैं गुलाम अली के ऐसे शागिर्द से जिन्होंने अपने गुरु के सम्मान में अपना सरनेम ही बदल डाला और जावेद हुसैन से बन गए जावेद अली। दोस्तों, ये थी जावेद के सुरीले सफ़र की एक झलक। आइए उनका स्वागत करते हैं। जावेद, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। जावेद, आप कितने छोटे हैं। अरे, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप अभी कॉलेज से निकल कर आए हैं बाहर। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा जावेद, हम जब छोटे होने की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं आपकी बात बचपन से शुरू करेंगे। जी। आपके वालिद दिल्ली के जाने माने कव्वालों में से एक थे, तो उनके बारे में आप शुरू कीजिए और उनके साथ आपका बचपना कैसा गुजरा वो बताइए। सबसे पहली बात तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक म्यूज़िकल परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे वालिद साहब, मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे वालिद साहब की बदौलत हूँ। और मुझे ऐसी सरपरस्ती मिली मेरे घर में कि जिसको कह सकते हैं कि ना म्यूज़िकल सरपरस्ती मुझे मिली। जी। बचपन से म्यूज़िक के अलावा कुछ सुना नहीं, कुछ किया नहीं और आज तक वही करते आ रहे हैं। हमेशा मेरे वालिद साहब ने ये चाहा कि जावेद अच्छा सीखे, उसको म्यूज़िक की समझ बढ़े। तो आपकी तालीम आपकी बस सबसे पहले जो मेरी पहली तालीम, जो मेरे पहले गुरु हैं वो मेरे वालिद साहब हैं जी, और उन्होंने मुझे पहला सुर लगाना सिखाया। उसके बाद में फिर मैं उस्ताद मल्लू खान साहब करके थे एक दिल्ली में, उनसे मैं सीखा। फिर एक ब्लाइंड थे उस्ताद फूल सिंह जी, जो ब्लाइंड थे, गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में हुआ करता है, तो वहाँ वो म्यूज़िक सिखाते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो ब्लाइंड थे, उनका कोई घर नहीं था, लेकिन बहुत गुणी थे। तो मेरी अम्मी उनको लाया करती थी और मैं उनको नहलाता था, कपड़े पहनाता था और उनसे तालीम लेता था मैं। जी। नहीं तो क्या करते थे लोग हमारे मोहल्ले में कि वो आए ना तो लोग बचना शुरू कर देते थे। लोग कहते थे कि अरे यार, इनके अंदर से बड़ी मतलब। हाँ, आपने इतना सवाब का काम किया, शायद उन्हीं की
पता नहीं किसकी दुआ कब लगती है। तो ये सारी चीज़ें करते 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 मैं उनको लाके उनसे सीखता था। बहुत गुणी इंसान थे। फिर एक उस्ताद मजीद खान साहब थे जी। उनसे मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिला है कि इतनी कम उम्र में मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जिनको इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का साथ मिला होगा, नॉलेज मिला होगा उन लोगों से। और मेरा एक बचपन से एक नेचर रहा है कि कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में नया नया कुछ सीखते रहो। हाँ। किसी ना किसी के पास, हर इंसान के पास एक अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल। तो मैं वो सीखता रहता हूँ। और उसी की वजह से मेरे वालिद साहब ने दिल्ली में एक फंक्शन हुआ करता था, एक फंक्शन होता था, एक रियलिटी शो होता था जी। तो उसमें मुझे भाग दिलाया और उसमें फर्स्ट आया मैं। और ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता अच्छा, गया। किस एज से आपने गाना शुरू किया था? तकरीबन मैं 6 साल का था। अच्छा। 6 साढ़े 6 साल का था। कुछ करता नहीं था, सिर्फ घर में अगर मेरे डैडी रियाज कर रहे हैं या मेरे डैडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस सुनता रहता था। या हमारे मोहल्ले में क्योंकि म्यूज़िकल माहौल था, कोई तबला सीख रहा है तो कोई तबला सीख रहा है तो मैं जाके खड़ा हो जाता था। और कोई गुरु अपने शिष्य को अगर बता रहा है जी, तो उससे शिष्य से पहले मुझे ही समझ में आ जाता था कि ये क्या बताना चाह रहे हैं और मैं वो बात करके बता देता था। दैट्स सो नाइस। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब थे वो गुरुद्वारे में कीर्तन भी करते थे, तो उसके बारे में बताइए। बेसिकली तो मेरे डैडी कव्वाली करते थे जी। सूफ़ी करते थे, गज़लें गाया करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो गुरबानी कीर्तन भी करते थे। हाँ। क्योंकि गुरुद्वारों में मैं भी गया हूँ, मैंने भी कीर्तन किए हैं बहुत जी। सारे। ओके। और लेकिन काफ़ी सालों ये किया और ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक माहौल मिला हमें म्यूज़िक का। और एक अलग एक चेंज भी मिला और मुझे लगता है कि ना हर चीज़, सब कुछ एक ही है, सब रिलीजन एक ही है। हाँ, religion चाहे तो एक ही कुछ है। भी आप करें, चाहे कीर्तन करें, भजन करें या कव्वाली करें, बिल्कुल। तो उस पर्पस के तौर पे मेरे वालिद साहब ने गुरबानी कीर्तन शुरू किया, आप मुझे भी सिखाया। जी। आप कल्याण जी आनंद जी की उनके बच्चों के ग्रुप में हुआ करते थे। जी जी जी। तो वो सफ़र कैसा रहा आपका? एक्चुअली हुआ ये कि मुझे किस दिशा में जाना है ये मुझे पता नहीं था। हाँ, और यंग एज में छोटा था तो मैं कभी सोच लिया करता था कि मैं गुलाम अली खान साहब जैसा बनूं, कभी मैं सोच लिया करता था कि मैं रफ़ी साहब जैसा बनूं। तो क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो बॉम्बे आया मैं वेकेशंस में मेरे डैडी मम्मी के साथ में, और यहाँ हमारी एक मुलाकात हुई। मृदंगराज जी हमारे बहुत अजीज़ हैं जी। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कल्याण भाई के यहाँ। तो इस तरह से कुछ वक्फ़ा गुज़रा, कुछ वक्त गुज़रा के ना, जिसमें मैं लिटिल वंडर्स में हुआ करता था जब मैं मतलब मैं बड़ा भी नहीं हुआ था। तो कुछ साल मैंने 1 आध साल वहाँ पे गुजारा। हाँ, और उसी दौरान मेरे ख्याल से मेहदी हसन साहब ने आपको गाते हुए सुना और वो आपको ट्रेन करना चाहते थे, मैंने सुना है, ये बात क्या सच है? नहीं, ऐसा हुआ था कि मैं कल्याणी भाई की एक फ्रेंड थी, उनके घर पे ना मेहदी साहब का गाना था। हाँ। तो वहाँ पे मैंने भी कुछ गाया वहाँ पे। तो मेहदी साहब को कहीं से पता चला कि मुझे कल्याणी भाई ने बोला है कि आप यहाँ पे आ जाओ बॉम्बे। तो मैं उनके पास आ चुका हूँ, मेहदी साहब को पता चला। तो आई डोंट नो, पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं शेयर ज़रूर करूँगा। हाँ। तो मेहदी साहब ने कहा था कि अरे वो क्या सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा जावेद को। हाँ। ऐसा उन्होंने बोला, और ये बात कल्याणी भाई ने खुद मुझे बताई कि ऐसा मेहदी साहब ने बोला। हाँ, तो ये तो एक इंसान को कभी कभी बोलने का तरीका होता है। अच्छा, आपका राब्ता भीमसेन जोशी जी के साथ भी नहीं, मैं ऐसा हुआ था कि एक बार एक शो में, मैं कल्याण जी आनंद जी शो में गा रहा था जी। तो वहाँ पे मैंने कुछ गज़ल गाई थी, हंगामा है क्यों बरपा। और वो गज़ल मैं थोड़ा सा चलत के साथ में गाता था, थोड़ा गायकी अंदाज के साथ गाता था। बचपन में मेरा एक टेस्ट भी है, एक मेरा मिजाज है कि ना मैं थोड़ा सा गायकी पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गाया तो लकीली उस प्रोग्राम में पंडित भीमसेन जोशी जी आए हुए थे।
जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बुलाया कि वो लड़के को, बच्चे को बुलाओ। और मुझे बुलाया और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया और मुझे एक नजराना भी दिया उन्होंने। अच्छा। कुछ 500 रुपये उन्होंने मुझे दिए और वो देने के बाद में काफ़ी वक्त बीत गया। 1 साल बाद दोबारा उनकी कल्याण जी भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वो बच्चा किधर है, वो जावेद, वो शो में गाया था, वो बहुत कमाल गाता है। तो उन्होंने फिर ये बात मुझे बताई कि ना ऐसे भीमसेन जोशी जी ने तुमको 1 साल के बाद भी याद रखा, तो उनको उनके दिल पे कितना गहरा असर हुआ होगा। बिल्कुल, जिसके सर पर भीमसेन जी का हाथ हो और मेहदी हसन साहब का हाथ हो तो उनको तो कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये और इसके अलावा मैं दिल्ली में जैसे हुसैन बख्श साहब को मैं मिला हूँ जी, हुसैन बख्श, फरीदा खानम जी को मैं मिला हूँ इन द सेंस कि अशोक खन्ना जी हमारे दिल्ली में बहुत ही अजीज़ थे, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, एक बेटे की तरह मुझे रखते थे। तो उनके यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट का आना जाना लगा रहता था। इनफैक्ट गुलाम अली खान साहब से भी मैं वहीं पे मिला जी। तो वहाँ पे वो तो हिंदुस्तान में रहते नहीं, लेकिन उनके शागिर्दी में आप कैसे आ गए? जी हाँ, मैं वो बताता हूँ आपको। हाँ। तो पंडित राम नारायण जी उनके यहाँ आया करते थे जी, अशोक खन्ना जी के यहाँ। तो वहाँ पे पंडित राम नारायण जी ने भी मुझे कहा कि ये बच्चों को मेरे साथ भेज दो, मैं इसको सिखाऊंगा। ऐसा तो देखिए क्या डेस्टिनीज लिखी रहती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी है, जहाँ लिखा है वो ही होके रहेगा। आप जो भी करना चाहते हैं, आप कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन है ना कई चीज़ें ना आपके हिसाब से नहीं होती हैं, आप किसी अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हुई। तो गुलाम अली खान साहब की अगर बात हम करें तो गुलाम अली खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। इनफैक्ट मुझे बचपन से ये था कि ना मैं उनके जैसा बनूं जी। और इनफैक्ट मेरा नाम भी जो जावेद अली है, हालांकि मेरे वालिद साहब का नाम हामिद हुसैन है जी, और मैंने अपना नाम अपने उस्ताद के नाम पे रखा, जावेद अली। अच्छा। तो मेरे जहन में एक बात आई कि गुलाम अली नाम है, तो काश कि मेरा भी नाम जावेद अली हो ताकि लोग मुझे प्यार करें। तो मेरे डैडी से मैंने पूछा, मैंने कहा पापा मैं ऐसा कर लूँ क्या, अपने नाम के आगे अली लगा लूँ क्या? कहने के कोई क्यों नहीं, उस्ताद बहुत बड़े राह दिखाने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो उस्ताद का बाप के जैसा ही मर्तबा होता है। तो उन्होंने बोला, तो मैं फिर मेरे नाम के आगे जावेद अली लगाया और फिर अशोक खन्ना जी के यहाँ मैं मिला गुलाम अली खान साहब को। और मिला भी कैसे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम ये इंटरेस्टिंग बातें करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। दोस्तों हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जावेद से बातें करेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अरे नाराज मत होइए, अभी गवाती हूँ, 1 मिनट। जावेद, अगर आपसे मैं नहीं गवाऊँ तो ये लोग मेरा गला दबा देंगे। पहले आप एक प्यारा सा गाना सुनाइए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। मैं वो गाना सुनाता हूँ जो हर इंसान जिस गाने से मुझे बहुत पसंद करते हैं। और ये गाना है फिल्म डेली 6 का। और अर्जियाँ मौला मेरे मौला। जी, बहुत अच्छा गाना। अर्जियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, अर्जियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताइए कि गुलाम अली साहब की शागिर्दी में आप कैसे आए? हुआ ये कि एक बार मेरे वालिद साहब अशोक खन्ना जी को मिले जी। और
जो दिल्ली में रहते थे, अभी तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुलाकात हुई और उन्हें पता चला कि गुलाम अली खान साहब उनके घर पे आते हैं। तो मेरे वालिद साहब उनसे मिले और उनसे कहा कि ये एक बच्चा है जो उनका बहुत बड़ा शहदाई है, उनका बड़ा भक्त है और उनसे मिलना चाहता था। तो अशोक खन्ना जी ने मेरे वालिद साहब से पूछा कि एक लड़का, एक रियलिटी शो में मैंने सुना था, जो दिल्ली में एक रियलिटी शो होता था जी, कि मैंने सुना था कि वो लड़का फर्स्ट आया है और वो भी गुलाम अली जी की गज़लें गाता है, वही तो नहीं है? बोलते हाँ वही लड़का है, हाँ, वही मिलना चाहता है। वो बोले अच्छा अच्छा उसको लेके आ जाओ, यहीं आए हुए हैं गुलाम अली जी और मैं मिलाता हूँ उनको। तो मेरे वालिद साहब आए और उन्होंने कहा अरे जावेद तैयार हो जाओ, मैं तुमको गुलाम अली जी से मिलवाने लेके चल रहा हूँ। और मैं तो पागल हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन था उनका। तो मैं वालिद साहब के साथ, मेरे डैडी के साथ गया वहाँ और तकरीबन हम 4-5 घंटे उनके घर पे इंतज़ार करते रहे, वो वहाँ थे नहीं। अच्छा, अब 4-5 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि वो बच्चा जो आया है वो मिलने के लिए मुझे, वो गया तो नहीं है, हाँ, बैठा हुआ है ना। हाँ, तो उन्होंने अशोक खन्ना जी ने कहा कि नहीं वो बैठा हुआ है, मैंने रोक के रखा है, आपको मिले बगैर नहीं जाएगा। तो बोले उसको रोक के रखना, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो एंटर हुए तो मैं ऐसे देखता हुआ रह गया, मैंने कहा ये क्या देखा हूँ मैं, ये क्या जैसे आपका ख्वाब पूरा हो गया। और मैं उसके बाद वहाँ मिला उनसे और उनको उनकी गाई हुई एक मैंने चीज़ सुनाई और वो सुनने के बाद में उन्होंने कहा वो तो हम भी सुनेंगे बाद में, आपकी हाँ जी, बात ज़रूर। खत्म होने के बाद। हाँ, वो सुनाने के बाद में उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो इस उम्र में ये चीज़ें गा रहा है, ये 40 साल बाद कोई रियाज करने के बाद में ये चीज़ें आती हैं जो अभी ये उम्र में गा रहा है। तो मेरे वालिद साहब ने बेसाख्ता कह दिया कि मैं आपकी शागिर्दी में देना चाहता हूँ या आपका ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, तो कैसे होगा? कि नहीं कोई बात नहीं, आपका सरपरस्ती काफ़ी है इसके ऊपर। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़रूर इसको अपना शागिर्द बनाऊँगा और उसके बाद में अगले दिन उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बना दिया। सो नाइस। और उसके बाद ऐसा होता था कि जब भी वो इंडिया आते थे, दिल्ली आते थे, तो उनके जो वहाँ के प्रोग्राम्स होते थे, उन हर प्रोग्राम्स में मैं उनके साथ में रहा करता। अच्छा, वहाँ प्रोग्राम्स में आप गाते भी थे उनके साथ? कभी कभार ऐसा होता था कि मैं एक आध चीज़ मैंने उनके पहले गा दी और उसके बाद में उनका प्रोग्राम शुरू हुआ, या कभी नहीं भी गाया। क्योंकि क्या होता है कि मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो है वो सुनने से ज़्यादा आता है, सीखने से अभी आता है, लेकिन सुनने से ज़्यादा आता है। तो मैं बस ऐसे सुनता रहता था प्रोग्राम में। कुछ दूरदर्शन में कुछ प्रोग्राम होते थे उनके, गुलाम अली खान साहब के, तो मैं वहाँ चला जाता था। संडे का दिन हमको छुट्टी का मिलता था। मतलब वो हर महीने आते थे या नहीं, वो आते थे आई थिंक अक्टूबर नवंबर, जब सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो वो यहाँ पे इंडिया में रहते थे उस टाइम पे, तो काफ़ी उनके प्रोग्राम्स होते थे। तो दिल्ली में या कलकत्ता में जब भी होता था तो मुझे लेकर जाते थे साथ में, और मैं उनके साथ में रुकता था, उनके साथ में रहता था। तो ऐसे सारी चीज़ें होती थी। और हाँ जी, आप हाँ, वो सुनाने वाले थे जो आपने उनको सुनाया था। मैं जो चीज़ उनको सुनाई थी वो कुछ इस तरह थी, तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सोणगे। ओके, पंजाबी थी। सही होनी एक पुल मैं किती, सही होनी सही होनी एक पुल मैं किती, ते जड़ा पंछी यार बनाया, पावा चोरियों खावे नाही, मैं ते तन दा मास खवाया। एक दिन उड़ने ऐसे उड़िया, उस परत न फेरा पाया। तांगा वाले नैन कदों सुख नल सोणगे, सुख साडे लुटे जिना ओ फेरा कदों पाउणगे, तांगा वाले नैन। ये मैं सुनाया था। वाह, बहुत खूब, बहुत 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 अच्छा गाया आपने। तो इससे मतलब ये गाना सुनकर वो बहुत खुश हो गए
ये गाना सुन के उनको इतना अच्छा लगा कि हाँ, ओ माय गॉड, क्योंकि इसमें जो हरकतें हैं क्योंकि वो तो ये आसान गाना तो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और जिस एज में मैं ये गाता था तो उस एज में मतलब बहुत अनबिलीवेबल हो जाता है कि Yeah, अरे यार exactly. ये ऐसा कैसे गा रहे हैं और इतनी अच्छी जगहें ले रहे हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि गाते 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 कोई जगह मुझसे कम रह गई है तो बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो बड़ा मज़ा आया। Yeah. और वो इतना और मुझे क्या सीखने का बचपन से बड़ा एक लालसा रहती हाँ, थी वो कि बहुत मैं ज़रूरी रुझान है। था मेरा। आज तक मैं वैसा ही हूँ और हमेशा ऊपर वाला करे मुझे ऐसे ही बनाए रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आप ये बताइए, आपका बॉम्बे आना कैसा हुआ? यहाँ आके कितनी कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, या आपको आसानी से काम मिला, या पहला ब्रेक कैसे मिला, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा कोई कनेक्शन नहीं था यहाँ पे बॉलीवुड में। इनफैक्ट मैंने सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बनूंगा। अच्छा। कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि मैं स्टेज शोज़ करूँगा, थोड़ा क्लासिकल सीखूँगा या फिर गज़लों के शोज़ करूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो इसमें कुछ ना कुछ राज था और मेरे लिए ये बेहतरी थी कि मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बनना था। ये बनना था। और ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मेरे लिए सोचा था कि ये जावेद को बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जो किया बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ जब आया तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। अच्छा। मैं बहुत जगह, काफ़ी जगह एज अ पेइंग गेस्ट रहा हूँ, कई लोगों के घरों पे रहा हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं किसी के घर पे रुका हूँ तो जो पैसेज होता है वहाँ मैं सोता था, जहाँ पे जूते या चप्पलें उतारते हैं वहाँ पे मैं सोता था एक फटी हुई चटाई के ऊपर, और मेरा छोटा सा बैग हुआ करता था, वहाँ पे रखता था। खाने के वांदे रहते थे, मुझे खाना कभी नसीब नहीं होता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मैं किसी के घर में रह रहा हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि आप मुझसे काम भी करवा रहे हैं कि आप जाइए फ़ला चीज़ ले आइए और ये चीज़ ले आइए, वो चीज़ ले आइए। तो मेरे दिल को इतना दर्द होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कसम खुदा की बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत दिल पे लगती है ऐसी बातें। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं पाव भाजी की जो ठेला होता है उस पर ख़राब पाव भाजी खा के मुझे फूड पॉइज़न हो गया। कई बार ऐसा हुआ। फिर कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के घर पे रह रहा हूँ और उन्होंने कहा कि इतने बजे घर पे लौटना है, वापस आना है, अगर नहीं आए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर मैं नहीं लौटा तो उन्होंने खाना नहीं दिया और मैं कहीं भी जाके अनाप शनाप खाना खा के आ रहा हूँ क्योंकि भूख लगी है। और उसके बाद में मैं लेट रहा हूँ। उसके बाद जो मैं बीमार होके मैं गया हूँ यहाँ से, तो मैं ऐसा हो गया था कि मैं शायद दुनिया में भी ना होता, इतनी मेरी ख़राब कंडीशन हो गई थी ये सब करने की। तो ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। या बट मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि हम सब स्ट्रगल के ज़रिए ही आए हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड आपके फैमिली से उस वक्त कोई सपोर्ट फैमिली में, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई उतना उस लेवल पे कोई नहीं था कि ना, मान लो कि मेरी मौसी भी थी, बहुत सारे लोग थे, मैं वो नाम नहीं लूँगा, आई थिंक वो कट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। मैं उनके सबके रिलेटिव्स के घर पे भी रहा हूँ जी, लेकिन वहाँ भी मैंने दुनिया को बहुत समझा है, खुदा का शुक्र है। इसलिए ना मैं कभी भटक नहीं सकता हूँ जी। ना कभी मेरे अंदर कोई घोरूर आ सकता है, ना घमंड आ सकता है, क्योंकि मैंने दुनिया को नज़दीक से देखा क्योंकि है आपने क्या होता है। इतनी तकलीफ से आप आए हैं, इसलिए आगे वाले की तकलीफ भी आप समझ बिल्कुल मैं सकते हैं। समझता हूँ कि उसको क्या तकलीफ महसूस हो सकती है, क्या उसके सामने पेश आ सकता है। वहाँ रहा, मुझे बासी खाना दे दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बासी खाना खा रहा हूँ, खाने के वक्त में लोग मेरे सामने खाना नहीं खाते थे कि यार ये निकल जाए उसके बाद खाना खाएं। How sad। आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ आपको कि खाना खाने के वक्त मैं अगर वहाँ रुका हूँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया हूँ और वो लोग इस वजह से खाना नहीं खा रहे कि मैं वहाँ रुका हुआ हूँ। अगर मेरे सामने खाना खाएंगे तो मुझे भी पूछना पड़ेगा। आज उनका रवैया कैसे है आपके? आज तो जावेद अली मतलब वो स्टार है एकदम, अरे आप क्यों नहीं आते, देखा ऐसा सब चक्कर। हाँ। आज ऐसे हो गए हैं वो लोग। तो देखिए वक्त, फिर दिल्ली से कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े, ये कुछ नाम कमाए, टांग खींचने में लगे फैमिली के लोग ही होते हैं, रिलेशन के लोग ही होते हैं। मेरे वालिद साहब को बोलते थे जाइए बुला लीजिए उनको, जाइए बुला लीजिए, इतनी लंबी उसकी थोड़ी बाहर निकल रही है, ऐसा ऐसा सब बोलते थे यार, सो डिसअपॉइंटिंग। और मेरे वालिद साहब को बहुत भरोसा था, उन्होंने सोचा था कि नहीं
जावेद कुछ ना कुछ बनेगा और उसको उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा वो। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैं एक जगह रहा हूँ, वहाँ पे मेरी फैमिली आ गई है। हाँ। हम कोई पैसे वाले तो थे नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं था हमारे पास। एक बहुत ही मिडिल क्लास से भी लो क्लास फैमिली से थे हम लोग। इसके बारे में हम बात करेंगे जावेद, एक छोटा सा ब्रेक लेके। दोस्तों मैं क्या बताऊं, मेरा दिल सच में इतना भरा आया। इंसान इतने स्ट्रगल के बावजूद करने के बाद जब इतने बड़े स्टार बनते हैं तो ये सब ऊपर वाले का कर्म है। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देख रहे हैं ना आप, दिखने में कितने छोटे हैं, दिखने में नहीं वैसे भी छोटे ही हैं। इनकी कोशिश ने इन्हें कामयाबी तक पहुंचाया है। चलिए बातें जारी करते हैं। हाँ, तो आप परिवार के बारे में कह रहे थे, परिवार बॉम्बे आ गए, उसके बाद बताइए। मेरे परिवार यहाँ पे आया और रिलेटिव्स में मेरे परिवार वाले रुके थे। मेरी मम्मी रुकी थी, मेरी अम्मी का यहाँ पे मायका है। अच्छा, बॉम्बे में है उनका मायका? हाँ। जी। तो वहाँ रुकी और रहे कुछ दिन। तो उनसे पहले तकरीबन एक 15-20 दिन पहले मैं आया, 1 महीना पहले मैं यहाँ आया और मेरे पास मेरा एक तानपुरा था, एक छोटी सी बैग थी और वो लेके मुझे किसी भी अपने ख़ास परिवार वाले के पास नहीं जाना था, रिलेटिव्स के पास नहीं रहना था, ये सोच के मैं आया था। लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ यहाँ पे आके कि कुछ चीज़ें मैच नहीं हो पाई, बन नहीं पाई, तो ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। और मैंने मेरा तानपुरा उनके घर पे रखा। अब वो घर पे जैसे रखा तो एक दिन रख लिया उन्होंने, मैं नया नया आया था। दूसरे दिन पूछना शुरू किया, बेटा ये कब लेकर जाओगे? तानपुरा खटकने लगा उनको, मतलब साथ साथ में ये भी जानना चाह रहे थे कि आप कब निकलेंगे यहाँ से। हाँ, तो ये डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, डायरेक्टली ये तानपुरा कब लेकर जाओगे? तो मैं कहता जी मैं अभी 3-4 दिन में मेरा रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, हाँ, और मैं ले जाऊँगा। अच्छा, नहीं यहाँ पे ना कोने में वो कुछ प्रॉब्लम होती है और आप, मैं और कुछ मतलब नहीं है मेरा, बस ये पूछने हूँ कब जाओगे? हाँ। तो ऐसा हुआ कि वो तानपुरे की जो पीछे की जो तुम्बी होती है ना जी, वो टूट गई मेरी। हाँ। और वो बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। टूट गई कि तोड़ दिया? तोड़ी या टूट गई पता नहीं। तो मेरे गले में एक गोल्ड की चेन होती थी, हाँ। और वो चेन मैंने यहाँ बेची, कुछ 1200 रुपये में बेची मैंने। और वो बेचने के बाद मैंने वो बनवाया और उसके बाद में फिर मैंने आगे की कहानी शुरू की फिर मैंने जी। और मतलब ऐसा फिर मेरी परिवार आया यहाँ पे। हम एक छोटे से इतने से घर में रहते थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कारपेट भी बहुत बड़ा है, इससे आधे घर में हम कुछ मेरे मम्मी डैडी और मेरे 2 भाई बहन हम लोग रहते थे, 2-3 भाई बहन इतने छोटे से घर में। और वहाँ पे ना पानी का ये ना लाइट्स किस का एरिया में था ये मरोल नाका में। मरोल में, ओके। मरोल नाका में एक चौल में रहते थे हम लोग। हाँ। चौल में इतने से रूम के अंदर मैं रह के, और वहाँ से कभी कुछ मुझे रिमिक्स गाने का मौका मिल गया तो मैंने रिमिक्स गा लिया, कुछ 500 रुपये मिल गए वहाँ पे। फिर कभी कुछ भी करने का मौका मिल गया, मान लो कोई अलाप गाने का मुझे मौका मिल गया किसी ना बैकग्राउंड में, तो मैं वो वहाँ चला गया। या मान लीजिए मुझे कुछ डिवोशनल भजन गाने का मौका मिल गया, मैं वहाँ चला जाता था। या कोई प्रोग्राम्स मिल गए तो ना मैं प्रोग्राम्स करने के लिए चला जाता था, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि सर्वाइव करना था बॉम्बे में। अच्छा, फाइनली आपको आपका पहला गाना कब मिला? देखिए ऐसा हुआ कि मुझे पहला जो गाना मिला वो 2001 में मिला, और वो था गोविंदा जी के लिए। अच्छा। वो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाई प्रॉपरली, लेकिन गाना आया, पिक्चर भी रिलीज़ हुई, बट ना थिएटर्स में नहीं आई और वो चला नहीं गाना। उसके बाद में ऐसे करते करते कुछ फिल्मों में मैंने गाया, लेकिन फाइनली मुझे 2005 में कजरारे कजरारे गाने के लिए शंकर एहसान लॉय जी ने बुलाया, शंकर जी ने, और एक डबिंग आर्टिस्ट, एक क्या कहते हैं उसको, एक डेमो के लिए मुझे बुलाया है, मतलब डमी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया। तो मैं गया वहाँ पे और मैंने अपना बेस्ट दिया, और मुझे कहा गया कि ये गाना पिक्चराइज होने वाला है, तो मैंने मेरा बेस्ट दे के आ गया। और मुझे बाद में पता चला कि फाइनल रहने वाला है गाना, तो मैं बहुत खुश हो गया कि गाना इतना बड़ा सुपर हुआ। और उसके बाद में, क्योंकि ये गाना 3 सिंगर्स ने गाया था, तो कोई भी जो सिंगर होता है
उसकी चाह ये रहती है कि ना उसको एक सोलो हिट गाना मिले, हाँ ताकि उसकी अपनी पहचान बने। तो क्या होता है, 3 अगर डुएट गाना है या 3 हाँ, सिंगर्स ने गाया समझ तो में नहीं एक आता पहचान नहीं सा बन पाती। पहचान नहीं बन अब मैं कितना कहूँगा कि मैंने अभिषेक बच्चन के लिए गाया या हाँ। फिर अमित जी के लिए गाया है, तो फिर उसकी फाइनली मुझे कुछ सालों बाद, मतलब 1 आध साल बाद मुझे प्रीतम दा का एक गाना मिला, एक दिन तेरी राहों में बाहों में। अरे वो मेरा फेवरेट गाना है, वो मैं बाद में सुनूंगी, पहले आप कजरारे कजरारे सुनिए। अच्छा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो गाना मुझे उसमें एक हरकत आपकी बहुत अच्छी लगती है, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले कजरारे सुनाइए। गजरारे गजरारे तेरे गारे गारे नैना, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना, वो तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, हो तेरा नाम भी गर्मियों की लू है, आजा छूटे ना अंगड़ाई हो, तेरी अंगड़ाई ना टूटे नु, आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू, आजा कजरारे 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 तेरे गारे गारे नैना। सुपर, और कितना ज़बरदस्त हिट हुआ था गाना ये। और आपका ये जो गाना आप कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन सा गाना, एक दिन ते, अरे उसमें एक हरकत आपने ली थी, एक दिन आप गाइए, मैं आपको बताती हूँ। अंतरा में थी, दिल तो ना कह सका वो बातें। दो ना कह सका, ये बातें जो है ना, आपने बहुत अच्छा बोला। ये दिल तो ना कह सका, ये बातें आहा, दिल तो ना कह सका, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा, ये दिल तो ना कह सका, ये बातें दिल तो ना कह सका। सुपर, ये गाना मेरा फेवरेट गाना है, आप यकीन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाना जब मिला, उसके बाद में मेरी पहचान बननी शुरू हुई इंडस्ट्री में, लोगों के सामने कि जावेद अली कौन है। और जावेद अली, क्योंकि लोग इससे पहले मुझे इस तरह का गाना सुना था, लेकिन एक रोमांटिक स्टाइल में मुझे लोगों ने सोचा नहीं था। लोग सब जानते थे मुझे, लेकिन काम करने वाली बात नहीं आई थी, काम करने का मौका नहीं मिला था। तो इस गाने के बाद में फिर बहुत लोगों के लिए मैंने गाया। वेरी गुड। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद में नगाड़ा नगाड़ा गाना आया, फिर उसके बाद फिर जोधा अकबर में जोधा आप, अकबर जब रहमान साहब के रहमान साथ में साहब जो के साथ काम जुड़े हुआ, तो रहमान साहब के साथ में वो अलग एक लेवल पे मुझे हाँ, लेकर गया। बिल्कुल। जब पहला गाना मैंने जोधा अकबर का जश्न बहारा गाया, वो इतनी बड़ी हिट हाँ, हिट हुई सुपर थी डुपर फिर। हिट गाना था। तो वहाँ से मुझे अवार्ड्स मिले। देखिए उसकी भी 2 लाइनें बनती हैं। ज़रूर ज़रूर। हाँ। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आपने बहुत सारे गाने गाए हैं रहमान साहब के लिए, तो उनके साथ आपका एसोसिएशन कैसा रहा? रहमान साहब से जब मैं बॉम्बे आया था, जब मैंने एज अ करियर अपने आप सीरियसली लेना शुरू किया अपने करियर को, तो मेरी ये तमन्ना थी कि मैं उनके साथ कैसे काम करने का मौका मिला। जैसा कि हर सिंगर का एक ड्रीम रहता है उनके साथ काम करने का। तो हमारे बहुत अच्छे अजीज़ हैं, ब्रिज भूषण जी, आप जानते होंगे। हाँ जी जी। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। और उन्होंने रहमान साहब को एक फ्रेश वॉइस की ज़रूरत थी इस फिल्म के लिए, तो मुझे बुलाया गया चेन्नई से और मैं वहाँ गया। तो काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी सोच रहा था कि किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करूँगा, किस तरह से मैं क्या होगा। तो जब मैंने मेरा ऑडिशन दिया उनके सामने, हाँ, तो मैंने बहुत ख़राब गाया। अच्छा, मैंने अच्छा नहीं गाया। नहीं आप बात बुरा गा ही नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं थोड़ा डरा हुआ था, घबराया हुआ था, तो मैंने अच्छा नहीं गाया। तो रहमान साहब ने सिर्फ इतना ही कहा था, ओके विल कॉल यू, इतना एक वर्ड उनसे निकला, ओके। फिर कुछ दिनों बाद उनका अचानक से फ़ोन आया कि आप चेन्नई आ जाइए और रिकॉर्ड करना है। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा मैं क्या करें। मैं वहाँ गया और
इस तरह से ये गाना उन्होंने कंपोज़ किया। और इससे पहले जोधा अकबर में मैंने एक 9 मिनट की कव्वाली गाई थी। अच्छा, तो पहले कव्वाली शूट किया, गाया था आपने या नहीं, पहले वो कव्वाली गाई थी। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी रीजंस की वजह से वो कव्वाली फिल्म में नहीं रही, जिसकी बजाय ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना रिकॉर्ड हुआ। ओके। तो मेरी आवाज़ आशुतोष ग्वारिकर जी को बहुत पसंद आई। रहमान साहब ने गवाया था कि बहुत अच्छी आवाज़ है, कौन है ये? और एक लड़का है जावेद अली, उसने गाया है। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट वी यूज़ जावेद्स वॉइस इन जश्न बहारा, क्योंकि ये सिचुएशन निकला है एक। हाँ। तो इस तरह से फिर मुझे ये गाना मिला। अच्छा। और वो गाना फिल्म से निकल गया। ओके, मतलब उस फिल्म में कम से कम कंपनसेट हो गया कहीं ना कहीं। हो गया यार, that's better। अगर बिल्कुल नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती। तो फिर उसके बाद में ये गाना आया और इस गाने से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड मिला, स्क्रीन अवार्ड मिला, सारे अवार्ड्स मिले मुझे के ज़रिए। और उसके बाद में फिर मेरी कहानी बहुत आगे निकल गई। लेकिन इस फिल्म के बाद भी आपने बहुत सारे गाने गाए थे उनके लिए। बहुत सारे उनके गुजारिश मैंने गाया उनके लिए, गजनी के लिए गाया, दिल्ली 6 गाया, फिर झूठा ही सही गाया, फिर रोबोट गाया, फिर उसके बाद में रांझना गाया, रावण गाया और बहुत सारे गाने। गुजारिश हम सुनना पसंद करेंगे। गजनी। हाँ। तू मेरी अधूरी प्याज प्याज धुआ गई मन को राज राज अब तो। तू मेरी अधूरी प्याज प्याज धुआ गई मन को राज राज अब तो। तू आजा बाज बाज है गुजारिश, कह दे तो हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी। मोती होंगे मोती राहों में, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। सुपर सुपर, बहुत अच्छे गाया आपने। और उसके बाद आप बताइए कि अच्छा मुझे ये बताइए कितने साल हो गए अभी आपको बॉम्बे में आए हुए? मैं मेरा करियर स्टार्ट होके 10 साल तो हो गए, 11 साल। ओह माशाल्लाह। अच्छा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप जो भी कहना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप, मैं सवाल नहीं करूँगी, आप अपने आप ज़रूर कुछ बताइए। दोस्तों, आ रहा ना बहुत मज़ा, कितना अच्छा गाते हैं, अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, मैं कुछ नहीं पूछने वाली हूँ जावेद से, वो खुद बताएंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात बताते हुए कि इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं एक्सेप्ट मलयालम, सिर्फ एक लैंग्वेज छोड़ के बाकी सारी लैंग्वेजेस में मैंने प्लेबैक किया है। और हिंदी तो आपको पता ही है, सारी फिल्में तुम मिले, जोधा अकबर, गजनी, दिल्ली 6, रोबोट, रावण, अजब प्रेम की गजब कहानी, देदनादन और ट्यूबलाइट, और अभी रिसेंटली ट्यूबलाइट में मैं गाया बजरंगी भाईजान। और मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत अनगिनत फिल्मों में मैंने प्लेबैक किया है जी। और इसके अलावा साउथ के जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेजेस हैं मलयालम छोड़ के, सारी लैंग्वेज में मैंने गाया है। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक बार खुद फ़ोन करके लता जी ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। मतलब और मेरे एक दोस्त हैं मयूरेश, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, उनका कॉल आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि जावेद आप बिज़ी तो नहीं हो, क्या कर रहे हो? तो मैं कुछ घर में कुछ काम में बिज़ी था। मैंने कहा मैं आपको कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलते कॉल करना, क्योंकि दीदी लाइन पे हैं, बात करना चाहती है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मैं काम छोड़ता हूँ, मुझे फ़ोन पे बात कर। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि लता दीदी ने मुझसे कहा कि आपका एक गाना सुना जो कि शिवा मनी ने कंपोज़ किया है, और शिवा मनी जी ने कंपोज़ किया है, और वो गाना आपने बहुत बेहतरीन। कौन सी लैंग्वेज में था? तमिल में था मेरे ख्याल से। तमिल में वो गाना था, और वो गाना वो सुनाने के लिए गए थे दीदी को, और उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि किसने गाया है? जावेद अली ने गाया है। तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन करके उनको कॉम्प्लीमेंट, और उन्होंने बोला कि आप इतना अच्छा गाते हो। मैंने कहा दीदी आपने ये कहा, ये
बहुत बड़े अवार्ड क्योंकि हाँ, के अवार्ड जैसी से बात कोई है। कम नहीं है उनसे मतलब ये आपसे तारीफ मिलना, ये किसी बहुत बड़े अवार्ड से भी ऊपर बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। मतलब लता जी, जो गाना लता जी का दिल जीत लिया वो गाना हम भी सुनना चाहेंगे, प्लीज़ सुनाइए। वो गाने के मुझे वर्ड्स याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, जितना आपको याद है सुनाइए। हृदयम हृदयम उन्निगत्य दररिरा हृदयम हृदयम उन्निगत्य दररिरा दररिरा तारा हृदयम उन्निदयम उन्निगत्य दररिरा। वाह। तो और उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को गिफ्ट्स भेजे लता जी ने। और मुझे गिफ्ट में उन्होंने फ़ोन किया कि गिफ्ट्स भेजे, मेरे लिए कुछ ख़ास तोहफे भेजे उन्होंने। और गिफ्ट में मुझे एक बार उन्होंने कुरान पाक, इतना छोटा सा कुरान पाक बतौर गिफ्ट मुझे नजराने के तौर पे उन्होंने भेजा। और उससे बड़ा मेरे लिए कोई बिल्कुल बिल्कुल सही उपहार बात नहीं है, एक तोहफा बात नहीं है। मैं कहूँ जावेद, क्योंकि हमारे जो लेजेंड्स हैं जी। तो वो अगर कोई नया कलाकार का गाना अच्छा लगा तो वो लोग इमीडिएटली या तो फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे। आई मीन ये कितनी अच्छी बात है, आजकल के कौन करता है बताइए। बहुत बहुत बड़ी बात जैसे है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक फ़िल्म की थी, सावन को आने दो। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका ट्रायल शायद नूतन जी ने देखा था। उन्होंने मुझे इतना बड़ा लेटर लिखा, ज़रीना मैंने देखी ये फिल्म, आपने इतना अच्छा काम किया है। कौन करता है, देखिए अभी भी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। Yes, मतलब yes, नूतन जी की तरफ से नूतन जी आना, की तरफ से मतलब वहाँ से वो लेटर कितने, आप यकीन कीजिए कि 78 में उन्होंने लेटर लिखा था, कितने साल, तकरीबन 39 ईयर्स, आज तक मैंने उसको संभाल कर रखा। मेरे लिए वो लेटर अवार्ड से भी बढ़कर है। आई स्वेयर। हाँ। और इनफैक्ट है ना, आशा जी ने हमेशा कहा कि ना मैं जो भी शो करूँगी जावेद के बगैर नहीं करूँगी। That's so sweet और of मैं her. उनके साथ में कॉन्सर्ट्स करता हूँ और मुझे बहुत प्यार करती हैं आशा जी। That's nice. तो ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये हमें और ज़्यादा अच्छा करने का एक पावर देती है। और बस ऐसे ही करते रहना है मुझे लगता है। और बहुत सारी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ सिंगल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने एक रंगरेजिया करके मेरा एक सिंगल रिलीज़ हुआ है जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा मैंने अभी एक कैंसर पेशेंट्स के लिए, एक सोशल कॉज के लिए एक सॉन्ग किया है, उम्मीद करके, उसका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके अलावा मैंने आदित्य बिरला ग्रुप के लिए एक एंथम रिकॉर्ड किया है, वो मुझे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। इनफैक्ट अभी परसों मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है, रिलीज़ हुआ है एयर पोल्यूशन के लिए, हवा बदलो। वो गाना भी अभी रिलीज़ हुआ है। ट्यूबलाइट रिलीज़ हुआ है। सेकंड मेरा एक सिंगल रिलीज़ होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे फिल्म के प्रोजेक्ट्स, जैसे आनंद अलराय सर के लिए मैंने अभी रिसेंटली गाया है, बहुत इम्तियाज़ अच्छी सर अच्छी के लिए बात है। गाया है मैंने अभी। वाह। और बहुत सारे गाने अनरिलीज जो हैं वो इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको आई विश सुनने यू को ऑल द मिलेंगे। बेस्ट। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना था। एक गाना 3-4 सिंगर से गवाते हैं और बेचारे तीनों को पता नहीं चलता कि किसकी आवाज़ रहने वाली है। तो सब लोग लाइन में लगे रहते हैं कि आपके गाना साथ कभी किसका ऐसा हुआ है? बहुत बार हर सिंगर के साथ हुआ है ये सब। हाँ, हर सिंगर के हर साथ सिंगर के साथ में लास्ट मोमेंट में किसका रखेंगे, किसी को कुछ किसका पता नहीं। वॉइस आएगा। तो क्या होता है कि ना, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और म्यूज़िक कंपोज़र का ये कॉल रहता है कि कौन सी वॉइस का टेक्सचर उस गाने को मैच हो रहा है या उस कैरेक्टर को मैच हो रहा है। यही एक कारण होगा जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे ये किया जाता है। अच्छा, आप आज एक रियलिटी शो के जज बने हुए हैं जी। तो आपने कभी कोई रियलिटी शो में भाग लिया था? एक्चुअली सुनने वालों को शायद ये अलग लगेगा और शायद ओवर कॉन्फिडेंट लगेगा, लेकिन मेरे दिल की बात बता रहा हूँ। बचपन से मैं सारेगामापा देखता आया हूँ और बहुत अच्छा लगता था शो, लेकिन उसमें कभी जाने की कोशिश नहीं की आपने?
जाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ये सोचा था कि एज अ जज जाऊंगा मैं। हाँ, देखिए आपकी तमन्ना पूरी मतलब हो ये गई। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बात नहीं, बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंट नहीं उस वक्त। लेकिन बचपन से यही सोचा था कि मैं जाऊंगा ना तो मैं एज अ जज जाऊंगा, कभी भी एज अ पार्टिसिपेंट नहीं जाऊंगा। और देखो खुदा का शुक्र है देखिए, कि हाँ, मैं 2011 में भी सारेगामापा लिटिल चैम्प्स मैंने जज किया, 2012 में मैंने होस्ट किया, और उसके बाद में फिर अब दोबारा मैं तीसरी बार मैं जज कर रहा हूँ। या तो और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, और जिस तरह से मैं कमेंट्स देता हूँ, जिस तरह से लोगों से मैं ग्रीट करता हूँ, जी, लोगों को बहुत पसंद आता हाँ, है। बहुत पसंद आता है, मेरा- बहुत अच्छा मेरा- लगता मेरी है। पर्सनैलिटी आप तो बाहुबली बने हुए हैं। बाहुबली की तो अलग बात है, लेकिन ये शो तो मैं हमेशा देखती हूँ और मेरे घर में भी देखते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड तो ये शो के बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जावेद, मैं ये जानना चाहूँगी, आजकल के जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें जितने भी बच्चे गाते हैं या बड़े गाते हैं, उनको आपको क्या लगता है कि उनको फिल्मों में गाने के लिए वो जगह मिल पाती है और मिल रही है, क्या है उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में कितनी बनती हैं साल में, 500 फिल्में बनती होंगी मुझे लगता है मिला के, और सिंगर्स कितने हैं, 70,000 सिंगर्स हैं। 70,000 सिंगर्स। तो हर किसी को तो गाना मुझे लगता है या, वो कि तो मुश्किल है। अगर एक फिल्म में 3 गाने भी हुए तो कितने 1500 गाने हो गए, या 4 गाने हुए मान लीजिए 2000 गाने हो गए। तो उनमें से किसी एक आध को ही मिल फिर मिल आपका पाता है। लक, आपका हार्ड वर्क। हाँ। बस मैं सबसे पहले एक्चुअली हार्ड वर्क की बात करूँगा, मैं आप कितने टैलेंटेड हो, उसके बाद में फिर ये भी बहुत काउंट करता है। अगर आप सारी चीज़ों को देखें, सब चीज़ें एक साथ मैच होती हैं तब जाके बात बनती है। That's true. Yeah. कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, हाँ, और उतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो नहीं होते वो आगे निकल हाँ, जाते इसमें हैं। कई बार किस्मत बहुत की भी बार ऐसा बात ऐसा होती है, या तो ये भी बहुत मायने रखता है। या। अच्छा, अब आप ये बताइए, आप शादी कब करने वाले हैं? जी मैं शादीशुदा तो हूँ ऑफ कोर्स। वाह, बचपन में कर लिया था शादी आपने? आपकी शादी हो गई? जी हाँ। ओ, मैं तो सोच रही थी कि मैं पूछने वाली थी कि आपकी शादी कब होने वाली है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अच्छा, तो बताइए इसके बारे में, मुझे पता ही नहीं। मेरी वाइफ जो है वो मेरे जो मामा हैं उनकी बेटी हैं, तो मेरे अच्छा। मामा की लड़की हैं। तो और हमारा जो जिसको कह सकते हैं कि एंगेजमेंट या फिर हो चुका था, वो बचपन से ही पता अच्छा, था तय था कि ना मेरी इनके साथ में शादी होने वाली है। अच्छा, तो मैं भी ऐसा नहीं जैसे कि जैसे ग्रो स्टार बनने के बाद नहीं, रिश्ता है, नहीं। ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी फोर्स करते थे मेरे मामा, जब मैं कुछ नहीं करता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि शादी कर लेते हैं। मेरे वालिद साहब कहते थे कि क्या अभी जावेद के पास कुछ नहीं है, तो इतनी जल्दी शादी कैसे किसी करेगा? मुकाम पे नहीं पहुंचा, तो अभी कैसे शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके तो मामा ऐसी कहाँ, चीज़- बॉम्बे में रहते हैं कि दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं। अच्छा, okay। तो फिर जब आप बॉम्बे आए थे उनके पास नहीं रुके कभी? उनके पास रुका, हाँ। लेकिन बहुत कम टाइम कम टाइम पे। अच्छा, जावेद को अपना गाया हुआ गाना सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? एक गाना मैंने गाया था, फिल्म एक दीवाना था, जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। वो गाने का जो अरेंजमेंट था थोड़ा मुश्किल था, उसमें मुझे रिदम पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अच्छा, प्रतीक बब्बर के लिए ये फिल्म आई थी, ओके। और रहमान साहब का ही म्यूज़िक था, तो वो गाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लोगों को पता नहीं है, जीना जीना जावेद साहब ने लिखा था वो गाना। जीना जीना गाने का नाम है। जीना जीना। अच्छा, ये उसके पहले था, जश्न बहारा से पहले थे? नहीं, उसके बाद उसके बाद वो गाना कुछ इस तरह का था, जीना जीना तारों से उतर के जहाँ है मेरे दिल की ज़मीं, आ जाओ ज़ोहरा जबी, आ जाओ तरररीरा, आ जाओ ज़ोहरा जबी, आ जाओ। जैसे मेरे ख्वाबों की वहाँ कल तुम आई थी, आ जाओ, आ जाओ। ये गाना सुनने में आसान लगता है, हाँ, लेकिन जब इसका अरेंजमेंट के साथ में आप इसको गाएंगे ना, तो इसका रिदम पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, हाँ। इतना डिफिकल्ट इसका अच्छा, आपने बहुत सारे गाने गाए, आपको किस हीरो के लिए गाकर आपको लगा कि हाँ
बहुत अच्छा लगा कि मेरी आवाज़ इन पे बहुत अच्छी लग रही है? आई थिंक मुझे लगता है कि एक ही नाम। एक नाम बहुत डिफिकल्ट बात है बाकी सब अच्छा। मैं देखिए शाहरुख जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हाँ। सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आमिर जी का फ़ैन हूँ, लेकिन इनमें से मुझे ऋतिक रोशन, तो मेरा जो पहला गाना जिस गाने के लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ऋतिक रोशन, आई थिंक मुझे लगता है कि सभी के ऊपर मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर मुझे एक जवाब देना हो तो मुझे ऋतिक रोशन के ऊपर। ओके, अच्छा क्या करना आसान है, होस्टिंग या जजमेंट? एज अ जज अगर जावेद सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मुझे लगता है मैं एक म्यूजिशियन होता, कोई म्यूज़िक कंपोज कर रहा होता, या कोई कुछ भी पियानिस्ट होता, हाँ, कनेक्टेड प्रोग्रामर टू होता, म्यूजिक। हाँ म्यूज़िक में ही होता। अच्छा, आज का अब तक कौन सा हीरो है जिसके लिए आपने गाना गाया नहीं है और आप गाना चाहते हैं? रणवीर सिंह के लिए नहीं गाया मैंने, रणवीर सिंह के लिए नहीं, ओके, अच्छा नहीं गाया रणवीर के लिए। रणवीर अच्छा, कपूर के लिए गाया। ओके, पिछले सालों का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपने नहीं गाया? मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, चन्ना मेरेया, चन्ना मेरेया। वो अरिजीत ने गाया, बहुत हाँ। खूबसूरत गाया, बट मुझे लगता है कि काश के वो गाना मैंने गाया। और रोमांटिक गाने या रूहानी गाने? दोनों। दोनों। पुराने ज़माने के कौन से सिंगर जो आपके दिल के करीब हैं? रफ़ी साहब, मन्ना डे जी और किशोर दा? रफ़ी साहब। रफ़ी साहब। ओके, चलिए अभी हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। हमारे शो की एक छोटी सी परंपरा है, आपके बाजू में किताब रखी हुई है, उसमें आप साइन कीजिए, आपका ऑटोग्राफ दीजिए और एक छोटा सा मैसेज अपने दर्शकों के लिए, आपकी फ़ोटो भी लगी हुई है। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा, तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले, तू ही शहर है मेरा, तुझ में ही घर है मेरा, रहता है तेरे साथ में, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मिल गया आसरा, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा।